जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के कुछ प्रांतों के बारे में। कितने सारे प्रांत थे उस समय। मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी यानी अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे, अशोक के बाद कौन कौन शासक बना था, ठीक है, क्या हुआ उसके बाद। और उसका देखेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य का आज आखिरी का क्लास है, फिर आप लोग भी रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। उसके बाद शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मौर्य काल में जो प्रांत थे वो 4 थे, ठीक है, परंतु अशोक के टाइम पर ये 5 प्रांत हो गए थे। मौर्य वंश का वास्तविक जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, और उन्होंने ही जो कुछ भी बनाया था उन्होंने ही सब कुछ बनाया था, ठीक है। उन्होंने कलिंग पर पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं की थी, हालांकि कलिंग को जीत लिए थे, पूरी तरह से मिला नहीं पाए थे। तो और उसके बाद आए फिर बिंदुसार। बिंदुसार ने तो मीठी शराब मंगाने के अलावा, सीरिया के जो शासक थे उनसे मीठी शराब मंगाने के अलावा कोई और काम किया ही नहीं था, ठीक है। इसलिए 4 ही प्रांत थे। लेकिन अशोक के टाइम पर आते आते ये इनकी संख्या हो गई थी 5, क्योंकि उन्होंने कलिंग अभियान चलाकर भीषण नरसंहार करके कलिंग को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया था। तो देखिए 5 प्रांत थे। पहला था कलिंग, इसकी राजधानी थी तोसली। तोसली पर उन्होंने जब अपना अधिकार कर लिया फिर वो कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिए थे, ठीक है। तोसली को या फिर धौली इसे कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो आने वाले स्थल है वो है कलिंग। कलिंग यानी कि जो उत्कल यानी कि जो उड़ीसा का क्षेत्र है वह पूरा इसमें आता था, ठीक है। और दूसरा है अवंती। अवंती जो है अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी थी उज्जैनी। इसके अंतर्गत जो है मालवा, राजपूताना, गुजरात और काठियावाड़ ये सब आते थे। अवंती यानी कि ये जो पूरा मध्य भारत का एरिया है, जो खास करके हम देखते हैं जैसे कि उज्जैन वाला जो एरिया है अवंती करके, वही होता है इसका मेन, ठीक है। और उसकी राजधानी भी किसे बनाई गई थी, उज्जैनी यानी कि उज्जैन को बनाया गया था। इसके अंतर्गत मालवा यानी कि ये पूरा मध्य प्रदेश वाला एरिया, राजपूताना या राजस्थान वाला एरिया इस प्रकार से, गुजरात का एरिया और काठियावाड़ का एरिया इस प्रकार से पूरा इसमें आ जाता था। इतना इसमें कवर हो जाता था, ठीक है। इतना मतलब बड़ा विशाल साम्राज्य था, प्रांत था ये मालवा का प्रांत, ठीक है, जो कि अवंती प्रांत था, ठीक है। तीसरा है फिर इसमें प्रासी। प्रासी जो है वह पूर्वी प्रांत को कहा जाता है। पूर्वी प्रांत का अर्थ है कि पूर्व के क्षेत्र। जिस प्रकार से ये जो इनका खुद पटना था, पाटलिपुत्र, वो इसकी राजधानी थी, ठीक है। इसमें बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश तीनों आते थे। बंगाल का अर्थ केवल ये पश्चिम बंगाल नहीं है, उस समय पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, यहाँ तक कि उड़ीसा का कुछ क्षेत्र और बिहार खुद और झारखंड का क्षेत्र, इतना सब जो है वो पूरा बंगाल के इस पूरे क्षेत्र में आता था। इसके अलावा बिहार और पूरा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश जो था वह पूरा यहाँ से उत्तराखंड से आया था। इस प्रकार से इतना बड़ा जो क्षेत्र है वह किस में आता था, प्रासी यानी कि पूर्वी प्रांत में आता था, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र यानी कि पटना, जिसे अभी हम लोग वर्तमान में पटना के रूप में जिसे जानते हैं। तीसरा है उत्तरापथ। उत्तरापथ जो है उसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला के अंतर्गत गांधार, कंबोज, पंजाब, कश्मीर और अफगान ये 3 क्षेत्र आते थे, ठीक है। गांधार इतना एरिया हो गया, कंबोज इतना एरिया हो गया, ठीक है। और पंजाब का जो एरिया है, देखिए पंजाब जो अभी भारत में इतना छोटा सा दिखते है ना, केवल वही पंजाब नहीं है, इससे 3 गुना बड़ा जो पंजाब है वह है पाकिस्तान के पास, क्योंकि जब विभाजन हुआ था तो 54% हिस्सा पाकिस्तान को मिला था पंजाब का, और 46% हिस्सा पंजाब का मिला था भारत को। और इसमें भी हरियाणा आता था, हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा आता था, तो काफ़ी बड़ा हिस्सा पंजाब का हमारे पास भी था, 46% लगभग। तो इतना बड़ा पंजाब हो गया, ये पूरा कश्मीर हो गया, ठीक है, गांधार, कंबोज हो गया और पूरा अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। तो इतना बड़ा जो क्षेत्र था वो किस में आता था, हमारा उत्तरापथ वाले प्रांत में आता था। चौथा। 5वां है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ जो है वह आता है, उसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी, और जो कि यहाँ पर है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत से फिर जो दक्षिण का क्षेत्र था वह आता था इसमें, इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, दक्षिणापथ के अंतर्गत। ये 5 प्रांत सोचिए, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इतना बड़ा साम्राज्य जो था वो था पूरा अखंड भारत का साम्राज्य। कितना बड़ा था मौर्य साम्राज्य अशोक के टाइम पर, सोचिए तो। पूरा भारत है और पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा पूरा क्षेत्र है, ठीक है। इतना बड़ा क्षेत्र जो है वो हिल गए थे पूरा। कितना बड़ा साम्राज्य उनका रहा होगा, प्रशासन किस प्रकार से संभाले जाते रहे होंगे। इनके समय जो प्रांत थे, प्रांत को चक्र के नाम से जाना जाता था। इनके प्रशासक जो होते थे उन्हें कुमार के नाम से, राष्ट्रिक के नाम से या फिर आर्यपुत्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। प्रांत विभाजन का जो अधिकारी होता था, प्रांत विभाजन का जो होता था उसे कहा जाता है विषय कहा जाता है। विषय यानी हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना, हिस्ट्री सब्जेक्ट, ये वाला विषय नहीं था उस समय। यह विषय जो है एक पद का नाम होता था, और इसके जो अधिकारी होते थे विषयपति होते थे, ठीक है। यानी कि प्रांत का विभाजन करना है विषय कहलाता था, ठीक है। और इसके जो अधिकारी होते थे उसे विषयपति के नाम से जाना जाता है। विषयपति के अधीन फिर ये
ये जो प्रांत का विभाजन है यह होता था। श्रीलंका के जो राजा थे वो अशोक के उपदेश को मानते तो अवश्य थे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया से मानते थे, लेकिन श्रीलंका जो है वह अशोक के अधीन नहीं था, ठीक है, श्रीलंका जो है अशोक के अधीन नहीं था, श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं था, ठीक है। अशोक के उत्तराधिकारी देखते हैं। अशोक की जो मृत्यु है वह 232 ईसा पूर्व बीसी यानी कि बिफोर क्रिस्ट 232 वर्ष पूर्व ईसा मसीह के जन्म से 232 वर्ष पूर्व अशोक की मृत्यु हुई थी। उनका पुत्र था जो कुणाल नाम का उनका पुत्र था, जो कि गद्दी पर बैठा और मौर्य साम्राज्य का अगला शासक बना अशोक के बाद, ठीक है। अशोक का फिर पौत्र हुआ जिसका नाम था दशरथ, ठीक है। कौन हुआ? दशरथ इसके पौत्र हुए। उन्होंने भी देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण कर ली, अपने दादाजी से मतलब इंस्पायर हुए और वो भी देवा नाम प्रिय, जैसे अशोक जैसा नाम रखा था इन्होंने, वैसे भी इन्होंने देवा नाम प्रिय का उपाधि स्वयं ही धारण कर लिया। इनको कोई देता नहीं था, खुद ही धारण कर लेते थे। देगा भी कौन सा महान काम किया। आजीवक संप्रदाय को इन्होंने केवल 3 गुफा दान दिए थे, बस यही कारण है कि इसे इतिहास में जाना जाता है, ठीक है। कोई बड़ा काम नहीं करेंगे तो इतिहास थोड़ी नहीं जानेंगे आपको। कोई भी इनका उत्तराधिकारी ऐसा नहीं था जो अयोग्य हो या फिर कुशल हो, बिल्कुल भी अयोग्य नहीं थे और एकदम अकुशल थे, ठीक है। इनका जो अंतिम शासक था वह बृहद्रथ था। इसके समय जो बृहद्रथ के समय जो कलिंग था, जिसे मौर्य साम्राज्य में अशोक ने इतना बड़ा मतलब अभियान चला के कलिंग को मगध में मिलाया था, उस समय वहाँ के शासक हुए थे खारवेल। कलिंग के शासक हुए थे खारवेल, और उन खारवेल ने फिर बृहद्रथ के टाइम पर कलिंग को मगध की जो शासन है इससे फिर अलग करा दिया था, ठीक है। कलिंग को मुक्त करा लिया था, स्वतंत्र करा लिया था, ठीक है। किसके टाइम पर? बृहद्रथ के टाइम पर। बृहद्रथ जो था वह एक अयोग्य शासक था, वह भी, ठीक है, कोई भी योग्य नहीं रहा है उतना। इसके जो सेनापति थे उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, गजब का नाम है पुष्यमित्र शुंग। और इनको देखो, बृहद्रथ, दशरथ, कुणाल, ऐसा तो नाम है, नाम में भी दम नहीं। इसको देखो, पुष्यमित्र शुंग, इसके बेटे का नाम अग्निमित्र शुंग, ठीक है। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी, मालविका अग्निमित्रम, प्रेम कहानी रखो ऐसा कि कालिदास जैसे को भी आपके प्रेम कहानी पर उपन्यास लिखना पड़ जाए, ठीक है, महाकाव्य है, ठीक है। मालविका अग्निमित्र, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ये जो थे इनके सेनापति थे बृहद्रथ के, और सेना का निरीक्षण करने गए थे और सेना का निरीक्षण करते करते घोप दिया पुष्यमित्र शुंग, बृहद्रथ को टपका दिया, और उसके बाद इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण थे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मौर्य साम्राज्य जो था वो उस अपने पतन की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण एक था कि अशोक जो थे उन्होंने युद्ध नीति त्याग दिया था, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म अहिंसा की ओर ज़्यादा ध्यान देता है, बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक ज़्यादा झुकाव हो गया था, ठीक है। दान दक्षिणा इतना करते थे, जो भी बौद्ध भिक्षु आया उनको बड़े बड़े चीज़ें दान दक्षिणा दे दिया करते थे। कुछ हार वार पहने, मोती वगैरह सबको दान दक्षिणा कर देते थे। बड़े बड़े खाने का संकट आ गया है तो दान में दे दो, सब पूरा दान चल रहा था उस समय इस टाइप से। तो उस वजह से क्या हुआ था, उस समय आर्थिक संकट इनके दान के कारण उत्पन्न हो गया था। लेकिन ये सब तो थे गौड़ कारण थे, सबसे बड़ा कारण था उत्तराधिकारी का अयोग्य होना, ठीक है। इनके जो भी उत्तराधिकारी आए वो योग्य नहीं थे, ठीक है। इसके लिए जो है सबसे बड़ा कारण हो जाता है। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य खड़ा किया, अगले शासक बिंदुसार उतने ज़्यादा मतलब प्रभाव नहीं डाल पाए, लेकिन उसके बाद आए चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिन्हें पहला महान मतलब महान आज भी गिना जाता है। पहला महान सम्राट तो चंद्रगुप्त मौर्य ही है, लेकिन महानतम के रूप में अशोक को गिना जाता है, अशोक महान के रूप में। तो इस प्रकार से अगर कोई आया तो राज्य जो है और बढ़ता भी है। कलिंग को जो नहीं जीत पाए थे इनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य, उसे उन्होंने जीता, ठीक है। 4 से 5 प्रांत बना लिए, लेकिन ये इसके बाद कोई और बढ़िया से मतलब शासक नहीं आ पाया इनके उत्तराधिकारियों में, इसलिए क्या है, मौर्य वंश का विनाश का सबसे बड़ा कारण था। इसके बाद जो है बहुत सारे अधिकारी थे, सभी अधिकारी धीरे धीरे क्या हुआ, भ्रष्टाचार की ओर लिप्त हो गए और पूरी जो सिस्टम है वो भ्रष्ट हो गई। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। देखिए, मौर्य काल में जो वर्ष की शुरुआत है आषाढ़ माह से होती थी, जुलाई से होती थी, ठीक है। क्योंकि देखिए वैशाख के बाद आता है आषाढ़, ठीक है। अभी जो चल रहा है वैशाख, उसके बाद आएगा आषाढ़, ठीक है। वैशाख में आता है वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे और वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और निर्वाण भी उसी दिन प्राप्त हुआ था। उसके बाद जब पूर्णिमा होता है तो अगले दिन से स्टार्ट होता है आषाढ़, तो वहीं से फिर इन्होंने अपना नया वर्ष मतलब शुरू किया था, ठीक है। यही एक कारण है,
ठीक है। तो इतना सब कुछ था, जितना भी था सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। जितना भी पढ़ाता हूँ नोट्स करते रहिए। अपने दीदी जीजा भाई बहन जितने भी लोग हैं, भैया भाभी, सबके पास ही वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उसे कीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब जो है कंप्लीट हो गई हैं। अगले चैप्टर में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापित शुंग वंश की स्थापना कैसे की और शुंग वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इतना सब कुछ था इस वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।